हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पारखी गोल स्वागत करती हूँ आप सभी का जेई क्लासेस मेरठ में। और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं ईडीडी सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी यूनिट 2 स्टार्ट हो चुकी थी, अर्थिंग, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अर्थिंग क्या होती है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। तो मैंने कहा था कि अर्थिंग क्या होती है कि जो हमारे मेटेलिक पार्ट्स हैं, इक्विपमेंट्स के मेटेलिक पार्ट्स हैं, उनकी क्या करते हैं उनको क्या करते हैं, एक वायर की सहायता से अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, अगर फॉल्टी कंडीशन होती है तो जितनी भी करंट है वो अर्थ में चली जाती है। इससे दो सेफ्टी हमें मिलती है, एक ह्यूमंस की और दूसरा इक्विपमेंट की। ठीक है, तो अर्थिंग की नीड हमें बहुत ज़्यादा है कि अगर अब अर्थिंग की ज़रूरत क्यों है। तो देखिए, हमने कई चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें मैंने बताया था जैसे लाइटनिंग सर्ज होता है, बारिश के मौसम में बिजली इत्यादि गिरती है, ठीक है, ट्रांसफार्मर पे या बाहर के पोल्स पे। तो उनको अगर हम अर्थ कर दें तो क्या होगी, वो जो हमारा जो भी डिस्चार्ज होगा, लाइटनिंग डिस्चार्ज जिसे कहते हैं, विद्युत तड़ित बिजली, ठीक है, वो क्या होगा, या कह दें जो आकाशीय बिजली गिरती है, वो सब क्या होंगे, वो अर्थ में चली जाएगी। क्योंकि उस बिजली जो हमारे आसमान से बिजली गिरती है उसमें बहुत ज़्यादा करंट होती है, उसकी वैल्यू, ठीक है, अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो वो तो गया। ठीक है, और फिर मैंने इसके साथ ही ये बताया था कि अर्थिंग की नीड को बताता हुए ये भी बताया था कि अगर हम अर्थिंग ना करेंगे तो क्या होगा, अर्थिंग करेंगे तो क्या होगा। कि अगर यदि हम अर्थिंग करते हैं तो वो सर्ज क्या है, हमारी बॉडी से जैसे हमारा इक्विपमेंट है, ठीक है, हमारा इस तरह के से इक्विपमेंट है और यहाँ पर हम खड़े हैं, अगर हमने अर्थिंग कर नहीं की है तो ये इस पे जो भी सर्ज आएगा वो हमारा करंट जो है हमारी बॉडी का रास्ता फॉलो करेगा और हमें शॉक लग जाएगा। और यदि हम यहाँ पर अर्थिंग कर देंगे तो ये इस हमारी बॉडी को फॉलो ना करता हुआ ये सीधे अर्थ में चली जाएगी हमारी जितनी, और हम क्या है, सेफ रह जाए। इस चीज़ को मैंने डिस्कस किया था कि विदाउट अर्थिंग और विद अर्थिंग में क्या अंतर है, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें अर्थिंग करने की। ठीक है, आज जो है बेटा हम अर्थिंग के कुछ पॉइंट्स को और आगे डिस्कस करेंगे कि अर्थिंग हमें क्यों करनी चाहिए, किन किन पॉइंट्स की जो है हमें अर्थिंग करनी चाहिए, अगर हम अर्थिंग करते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम जानेंगे कि किस तरीके से अर्थिंग जो है इफेक्टिव बनाई जा सकती है, क्या कारण है कि वो अनइफेक्टिव हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे इसके बारे में और भी ब्रीफली जानेंगे कि कौन कौन से टाइप की होती है। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, तो तैयार तो कर लीजिएगा इसे अच्छे से। और आपका फर्स्ट टॉपिक है पॉइंट टू बी अर्थ, यानी कि अर्थ किए जाने वाले पॉइंट, किन पॉइंट्स को हम अर्थ करते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए अगर अर्थिंग पढ़ रहे हैं कि किन पॉइंट्स को अर्थ करते हैं। सब कुछ नहीं किया जाता, कुछ कुछ पॉइंट्स अर्थ किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो 3 पिन सॉकेट, 5 पिन पावर प्लग सॉकेट, इस टाइप से 3 पिन सॉकेट, पावर प्लग सॉकेट। पावर प्लग सॉकेट समझते हैं, आपके जो फ्रिज कूलर इत्यादि के लिए जो प्लग होते हैं ना, मोटे मोटे तारी से, ठीक है, जो 15 एम्पियर रेटिंग के होते हैं, उन्हें कहते हैं बेटा पावर सॉकेट या, ठीक है, वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें तो 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में न्यूट्रल वायर को, 4 वायर, न्यूट्रल वायर का सीन था, न्यूट्रल वायर, फेज और न्यूट्रल दो होते हैं ना न्यूट्रल वायर को। ठीक है, तो 3 पिन सॉकेट को, पावर प्लग सॉकेट को, ठीक है, इसके अलावा आपके जो भी डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स हैं, यानी ये घरेलू उपकरण, डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स या घरेलू उपकरण, ठीक है, जैसे आपके कौन कौन से आ जाएंगे, अगर फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे आपका मोटर हो गया, मोटर, जनरेटर, ठीक है, कूलर, फ्रिज, तो ये सब भी क्या है, आपके क्या होने चाहिए, अर्थ होने चाहिए। इसमें क्या होता है, प्लग में एक बड़ी वाली पिन होती है, आपके घर में जब वायरिंग की जाती है तो उसकी अर्थिंग की जाती है।
तो डायरेक्ट वो अर्थिंग से कनेक्ट करने के लिए वो मोटी वाली पिन मैंने बताया था आपको सबसे बड़ी होती है, 3 होती हैं, 2 छोटी और एक बड़ी। तो बड़ी वाली पिन क्या होती है, अर्थिंग का काम करती है, पहले जाके सर्किट में कनेक्ट हो जाएगी और आपको सेव कर देगी। ये चीज मैंने आपको पिछले क्लास में भी एक डिस्कस कर चुकी हूँ। आई होप अभी भी आपको याद रह गई हो। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकते हैं, जैसे मशीन के धातु भाग। ठीक है, मशीन के जो मेटेलिक पार्ट है, मशीन, ये शॉर्ट में मशीन लिखा है, मशीन मेटेलिक पार्ट, धातु भाग उनके। ये सब चीजें जो होती हैं बेटा, हमें क्या करनी चाहिए, अर्थ करनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल पॉइंट कर दो, या ओवरहेड लाइन के जो आपके स्टे अरेंजमेंट है, केबल बॉक्स है, बहुत सारे। ठीक है, ये और लिख लीजिए, ओवरहेड ओवरहेड लाइन। और ओवरहेड लाइन में क्या, उसके जैसे स्टे अरेंजमेंट लगे होते हैं। इन सबको क्या करो, स्टे अरेंजमेंट या स्टे व्यवस्था, हिंदी में भी यही कहते हैं। ठीक है, स्टे अरेंजमेंट्स है, या स्टे वायर कह लीजिए, या केबल बॉक्स कह लीजिए। या स्टे अरेंजमेंट नहीं कहना है तो स्टे वायर कर लीजिए। स्टे वायर समझते हैं, स्टे वायर का मतलब होता है जो आज से आपका, जैसे ये पोल है, तो ये पोल क्या है, यहाँ से सपोर्ट करने के लिए यहाँ अर्थ वायर के बीच में एक स्टे इंसुलेटर लगा के उसे जमीन में अर्थ कर देते हैं। तो ये जो वायर यूज होता है, इसे स्टे वायर या बेटा गाय वायर कहते हैं, GUY, गाय वायर कहते हैं। बेटा GI का बना होता है। GI का मतलब होता है गैल्वनाइज्ड स्टील, गैल्वनाइज्ड आयरन स्टील, GI, गैल्वनाइज्ड आयरन स्टील, उसका बना होता है। ठीक है, तो GI का वायर बना होता है स्टे, या जिसे गाय वायर कहते हैं, इसमें लगा होता है स्टे इंसुलेटर। ये होता है स्टे इंसुलेटर, जो एक जो इस स्टे वायर में जो इंसुलेटर लगता है, इसे बेटा एग इंसुलेटर भी कहते हैं। जब मैं इंसुलेटर पढ़ाऊंगी ना आपको तो मैं बताऊंगी। ठीक है, जो स्टे वायर में इंसुलेटर लगता है पोल्स को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो पोल्स जो है गिरे ना, उनको सपोर्ट करने के लिए, और दूसरा उनकी अर्थिंग करने के लिए हम स्टे वायर का यूज करते हैं। तो इनकी अर्थिंग कर सकते हैं। ठीक है, इनकी भी क्या है, अर्थिंग कर सकते हैं। स्टे वायर, केबल बॉक्स, इन सबकी क्या है बेटा, अर्थिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा आपको 3 पिन सॉकेट, पावर प्लग है, 4 डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में न्यूट्रल वायर है, डोमेस्टिक इक्विपमेंट आपके मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के जो न्यूट्रल पॉइंट्स होते हैं, आप उनकी भी अर्थिंग कर सकते हैं। और किसकी, और लिख लीजिए, ट्रांसफार्मर के जो न्यूट्रल पॉइंट्स हैं, की भी क्या है, आप अर्थिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनकी क्या है बेटा, आप अर्थिंग कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा कि किन किन पॉइंट्स की आप अर्थिंग करते हैं। ठीक है, जब मैंने कहा है सेफ्टी के लिए, तो इतना तो पता ही होगा हमें किन किन चीज़ों की सेफ्टी चाहिए होती है, हमारे जो भी इक्विपमेंट्स है वो। और इसके अलावा अगर हम सब स्टेशन पे आपके ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ठीक है, CT, PT, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिसे कहते हैं, ठीक है, इन सब की हमें चाहिए होती है। इसके अलावा बहुत सारे पार्ट्स वहाँ लगे होते हैं, उन सब की भी अर्थिंग की जाती है ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अर्थिंग तो हम कर देंगे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि अर्थिंग की उसके बाद भी आप प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, इक्विपमेंट तब भी डैमेज हो रहे हैं कुछ हद तक। तो बेटा उसका कारण होता है इम्प्रॉपर अर्थिंग, कि हमने ठीक से नहीं की। इम्प्रॉपर अर्थिंग को अप्रभावी भू संपर्कन कहते हैं हिंदी में। इम्प्रॉपर अर्थिंग, अप्रभावी संपर्क, अप्रभावी भू संपर्क। तो अप्रभावी भू संपर्कन किन किन वजह से होता है, देखिए
अगर कोई चीज आपकी सही से वर्क नहीं कर रही है तो इसका सबसे पहला तो ये होता है कि आपने उसका कनेक्शन ही ठीक नहीं किया है, ठीक है, कनेक्शन ठीक नहीं किया है, ठीक है, या आपको जो आपने मैंने कहा ना इक्विपमेंट से एक वायर कनेक्ट करके, उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, वो चीज मैं बताऊंगी कि अर्थिंग में कौन कौन से पार्ट्स, ठीक है, दैट्स अब नॉट मैटर। फिलहाल के लिए मैं आपको बताऊंगी कि इसमें इलेक्ट्रोड होता है, मैंने कहा था अर्थ इलेक्ट्रोड होता है, जिसकी सहायता से क्या करते हैं, वो क्या हो सकता है अर्थ इलेक्ट्रोड में, अगर याद हो, पाइप हो सकता है, प्लेट हो सकता है, वायर, इसी के बेस पे क्या अर्थिंग के टाइप्स होते हैं। तो कई बार क्या होते हैं जो हम अर्थ इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड यानी कि वायर को अर्थ से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो डिवाइस यूज की जाती है, ठीक है, क्या कहा मैंने, इक्विपमेंट्स के मेटेलिक पार्ट्स को अर्थ से कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसे बेटा इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये रॉड टाइप की, स्ट्रिप टाइप की, पाइप टाइप की, कुछ भी हो सकती है, इसके रूप में हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी यानी कि जो हमारे आई रूल्स ने तय किया है वो, अपने घर की चीज उठा के नहीं लग देंगे, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो इम्प्रॉपर अर्थिंग का पहला कारण अगर हम बात करें तो अर्थ इलेक्ट्रोड का साइज प्रॉपर ना होना, ठीक है, वो अर्थ तक पहुंचा ही नहीं, वो मिड में ही रह गया। आप अर्थिंग कैसे की जाती है बेटा, अर्थिंग की जाती है गड्ढा खोद के, जमीन में गड्ढा खोदते हैं, इक्विपमेंट का वायर जाके वहां अर्थ से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आपका इक्विपमेंट है, देखो समझो, ये इक्विपमेंट था, मैंने दिखाया भी था आपको डायग्राम, और इसे अर्थ में भेजना है, तो अर्थ में कैसे भेजोगे भाई, कोई डोरेमोन डोर थोड़ी है, गड्ढा खोदना पड़ेगा ना, कैसे भी एडजस्ट करो, जाएगा तो अर्थ में ही ना। तो अगर हम मान लीजिए हमने यहाँ पर पाइप इस्तेमाल किया, वायर पाइप में से जा रहा था अर्थ में, ठीक है, अब ये पाइप जो है, पाइप में से वायर वो अर्थ तक कनेक्ट ही नहीं हुआ, ये जो इलेक्ट्रोड आपने लिया वो अर्थ तक पहुंचा ही नहीं, जहां तक हमें चाहिए था वहां तक हुआ ही नहीं, तो तब भी क्या है, अर्थिंग सही से नहीं आएगी, ठीक है। तो अर्थ इलेक्ट्रोड का साइज आपका सही ना होना। इसके अलावा अगर आपको प्रभावी अर्थिंग चाहिए तो सबसे पहले याद रखिएगा, मैंने कहा था अर्थिंग के लिए रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर मटेरियल का अपना रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि आप 6 सेमेस्टर के हैं, इतना तो आप समझते ही होंगे कि रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टिविटी सब में होती है, यानी कि सब में अपनी करंट फ्लो ना करने का गुण होता है। हम नहीं चाहते कि तुम हमारे में कोई चेंज करो, विद्युत क्षेत्र स्थापित करने का विरोध करते हैं, उसे कहते हैं बेटा रेजिस्टिविटी, कि हम अपने में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेंगे, करंट फ्लो नहीं होने देंगे। तो प्रत्येक मटेरियल में ऐसा गुण होता है, और उस गुण से ज्यादा मात्रा में जब हम करंट फ्लो करते हैं तब उसमें करंट फ्लो होगी, बनना नहीं होगी, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस को 0 रखने के लिए क्या करते हैं हम, प्रभावी अर्थिंग यानी प्रभावी यानी कि और इफेक्टिव बनाने के लिए वहां क्या करते हैं, पाइप्स में वहां पानी की व्यवस्था कर दी जाती है, यानी मिट्टी को गीला रखते हैं, ठीक है, और टाइम टाइम पे ऐसा करते रहते हैं, ठीक है। जब मैं अर्थिंग के पार्ट्स पढ़ाऊंगी तो आपको पूरा ढंग से पता चलेगा कि एक्चुअल में करते क्या है, ठीक है। तो अर्थ वायर उपयुक्त माप का ना होना, अर्थ वायर, अब ये वायर मैंने पाइप के थ्रू कनेक्ट किया, अब वायर ही उपयुक्त माप का ही नहीं, गड्ढे में गया ही नहीं नीचे तक, तो फिर कहां से अर्थ होगा, अर्थ वायर का साइज ठीक ना होना, ये सब याद कर लीजिएगा, ये बता रही हूँ, इस चैप्टर में कुछ मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ थ्योरी बेस से भी आ जाता है, और जो है आपकी ड्राइंग बेस से भी जो अर्थिंग सिखाऊंगी प्लेट और पाइप दोनों आ जाती हैं, फिर मत कहना कि हुआ नहीं, छोड़ो तो अपने आप जानना, ठीक है। अर्थ वायर का साइज ठीक ना होना, नमी का ठीक ना होना, यानी वहां हमने मॉइस्चर का ध्यान ही नहीं रखा, ठीक है, ना होना, ठीक है, इस वजह से कनेक्शन ढीले होना, कनेक्शन या जॉइंट्स जो भी करे हैं वो क्या होते हैं, ढीले होना, सही से कनेक्ट ही नहीं है, ठीक है। आपने क्या करा, जो वहां अर्थिंग के लिए गड्ढा खोदा वो उपयुक्त साइज का ही नहीं था, यानी कि वहां पर हमें प्रॉपर अर्थिंग मिल ही नहीं रही थी, हमने गड्ढा भी खोदा, वायर भी सही दिया, इलेक्ट्रोड भी सही दिया, लेकिन जहां तक जिस गहराई तक खोदना चाहिए, देखो ये भी सेट होता है, आई रूल 1956 के तहत ये सब चीजें फिक्स्ड हैं कि गड्ढा इतना खुदेगा, इतना इलेक्ट्रोड इतने साइज का यूज होगा,
ठीक है, अलग अलग रेटिंग होती है सबकी। तो इसमें क्या है कि आपने ये भी कह सकता है कि इलेक्ट्रोड की गहराई कम होना, इलेक्ट्रोड की गहराई कम होना, इलेक्ट्रोड की गहराई भी क्या है बेटा, कम हो सकती है, भू संपर्क में नमी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो कई सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से क्या है, अर्थिंग हमारी अप्रभावी हो जाती है। ठीक है, और इसके साथ इलेक्ट्रोड की गहराई के साथ बेटा उसकी साइज भी मैटर करती है कि इलेक्ट्रोड की साइज सही ना हो। ठीक है, साइज ठीक, देखिए ठीक ना होने का मतलब ये है कि एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको, कि जो आपकी पाइप अर्थिंग होती है ना, जैसे पाइप अर्थिंग है, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रोड के रूप में बेटा पाइप का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोड के रूप में पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि हम इसमें दो होते हैं, अगर हम कॉपर का यूज कर रहे हैं तो ASWG का मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज, इसकी साइज जो होती है ना बेटा फॉर कॉपर होती है आपकी 60 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर टू 3.18, और जीआई के लिए यही चीज होती है 6.35 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर 6.3, ये होती है जीआई। तो सब मटेरियल पे भी निर्भर करता है कि इलेक्ट्रोड की साइज क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोड ये बेटा ये एमएम में होती है, सारे सेंटीमीटर में ये एमएम। ठीक है, तो क्या होता है पाइप इलेक्ट्रोड, ठीक है, आपने जिस टाइप का इलेक्ट्रोड यूज किया है और किस मेटल का किया है, दोनों ही चीजें निर्भर करती हैं। क्या होगा अगर आप पाइप में जीआई का यूज कर रहे हैं और साइज आपने यहाँ पर इसकी जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ है ये है, इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, और ये क्या है डेप्थ यानी गहराई कितनी है, लंबाई चौड़ाई और गहराई। ठीक है, इस टाइप से अगर ये आपकी मान लो इस आपने यूज किया जीआई और रख दी कॉपर की, तो वो अर्थिंग प्रभावी नहीं होगी, यानी कि इफेक्टिव नहीं होगी, आपका काम करेगी नहीं। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है अर्थिंग करते हुए कि आप कौन सी चीज यूज कर रहे हैं। अगर कहेंगे, अब हमने एक चीज और कही आपसे कि जो हमारा अर्थिंग रेजिस्टेंस है वो 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आइडियली पॉसिबल नहीं है, तो हमने कहा बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम। कम क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, अर्थ में करंट फ्लो करानी है। अगर करंट फ्लो कराने के लिए रेजिस्टेंस पहले से ही बढ़ा हुआ है तो करंट वहां जाएगी नहीं जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का अपोज करता है। तो रेजिस्टेंस कम करेंगे तभी अर्थ में करंट फ्लो होगी, आपका डिस्चार्ज डायरेक्ट अर्थ में जाएगा। तो अर्थिंग रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले फैक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग द फैक्टर्स द अर्थ, कौन कौन से फैक्टर जो अर्थ रेजिस्टेंस को इफेक्ट बच्चा करते हैं। ठीक है, कौन कौन से जो है करते हैं। सबसे पहले तो बेटा होता है कि हम भूमि में गड्ढा खोदते हैं, बाकी सब अरेंजमेंट अर्थिंग का कहाँ कर रहे हैं, भूमि में। तो भूमि की कंडीशन क्या है, तो भूमि की कंडीशन यानी सॉइल कंडीशन, भूमि की स्थिति, किस टाइप की भूमि है, पथरीली है, शुष्क है, बहुत गीली है, किस टाइप की भूमि है, मिट्टी है, ठीक है, या बहुत ज्यादा ऐसी पथरीली टाइप की जहाँ गड्ढा ही नहीं खोद पा रहे हैं सही से, तो उसके अकॉर्डिंग में अर्थिंग चेंज होती है। फिर नेक्स्ट आता है बेटा भूमि का टेम्परेचर ज्यादा है कि कम है, और आप ये भी जानते हैं कि कंडक्टर्स का टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। और आपके इलेक्ट्रोड भी मेटल के ही हैं, कॉपर और जीआई क्या है, मेटल है।
टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। कंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखें, टेम्परेचर कम करें, नहीं करें तो अर्थिंग बेकार करें। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है आप सभी को कि भूमि का टेम्परेचर जो है कम रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो भूमि का टेम्परेचर सीधे से ये लिखो, भूमि का टेम्परेचर। फिर भूमि में नमी की मात्रा, वही मैंने कहा नमी ज़्यादा होनी चाहिए। समय समय पर जब वहाँ के चारों ओर का जो है मॉइस्चर सूख जाता है, यानी पानी सूख जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें इस टाइप की फनल कीप होती है ना, कीप आपने देखा होगा, मिट्टी का तेल पहले टाइम में जो इस टाइप की आती थी और नीचे वो बनी होती कीप, फनल। ठीक है, इसमें से क्या करते हैं, पानी डालते रहते हैं टाइम टाइम पे, ताकि आपकी अर्थिंग की जो साइड की जो भूमि है वो गीली रहे, नमी रहे। ठीक है, वेट रखते हैं उसे, यानी गीला रखते हैं उसको। तो भूमि में नमी की मात्रा, कि कितनी नमी है। आगे बात करें तो अर्थ इलेक्ट्रोड का साइज भी जो है इस चीज को करता है। ठीक है, साइज ऑफ कंडक्टर है, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड है। ठीक है, दोनों, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड यानी कि इलेक्ट्रोड का साइज और साइज ऑफ अर्थ वायर। अब ये अर्थ वायर का साइज कैसे होगा ये पता है ना, आर क्या होता है, आर इक्वल्स रो एल अपॉन ए, आर प्रोपोर्शनल एल। दिख रहा है कि नहीं, जितनी लेंथ ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी सेट है कि आप इलेक्ट्रोड किस लेंथ का लेंगे, कहाँ तक जाएगा गहराई में, ये सब चीज़ें सेट हैं। तो ये याद रखिएगा कि लेंथ को क्या है, ज़्यादा नहीं लेना है, कम लेना है। ये आर प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा आपकी लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस होगा। और हमें रेजिस्टेंस क्या चाहिए, कम चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अर्थ वायर और अर्थ वो कंडक्टर और अर्थ प्लेट दोनों के बारे में ही सोचना पड़ेगा। अर्थ वायर नहीं बेटा, सॉरी, साइज ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर कौन सा वायर। नेक्स्ट आता है, अगर हम बात करें मटेरियल ऑफ अर्थ वायर, कौन सा मटेरियल लिया है अर्थ वायर का। ये सभी के क्या होते हैं, रेजिस्टेंस हर मेटल का अलग अलग होता है। ये सब चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी पड़ती हैं जब आप अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग करते हैं तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती हैं कि भूमि की स्थिति क्या है, टेम्परेचर क्या है, नमी की स्थिति क्या है। साथ में हम ये देखते हैं कंडक्टर और इलेक्ट्रोड के साइज क्या हैं, और साथ में मटेरियल ऑफ अर्थ वायर किस चीज़ का, याद किस चीज़ का है। अब अर्थिंग में बेटा एक चीज़ और होती है, नमक और चारकोल की तह बनाई जाती है, तह। ठीक है, परतें एक के ऊपर एक लेयर बनाते हैं, उनके बीच में पाइप जाता है, चारकोल और सॉल्ट। ये सब चीज़ें हम देखेंगे, पहले याद कर लेंगे तो वहाँ पर समझने की आसानी होगी। ठीक है, चारकोल और सॉल्ट की क्वांटिटी, चारकोल एंड सॉल्ट क्वांटिटी, यानी चारकोल और नमक की क्या स्थिति होती है। ये बेटा इसलिए डाले जाते हैं अर्थिंग के प्रोसेस में ताकि रेजिस्टेंस आपका जो है कम रहे। ठीक है, पानी भी इसलिए ही यूज़ करते हैं, नमी भी इसलिए ही बनाते हैं। तो ये था आपका कि भू रेजिस्टेंस को यानी अर्थ रेजिस्टेंस को कैसे हम इफेक्ट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें, और हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि अब इसी में यही क्वेश्चन आ जाए कि ये तो फैक्टर अफेक्टिंग द अर्थ रेजिस्टेंस, यानी कौन कौन से फैक्टर अर्थ करते हैं। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि अर्थ रेजिस्टेंस को कौन कौन सी चीज़ें जो हैं कर ऐसे ऐसा ऐसा क्या करें कि जो अर्थ रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो जाए, तो आप यही कहेंगे साइज ऑफ कंडक्टर को देख लीजिए। तो यही पॉइंट उसमें आ जाएगा कि आप चारकोल और सॉल्ट की मात्रा अच्छी रखिए। ठीक है, अर्थ वायर का जो के लिए जो मटेरियल होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू नीड होना चाहिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। भूमि में नमी की मात्रा जो अधिक होनी चाहिए, भूमि का टेम्परेचर कम होना चाहिए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। भूमि की स्थिति कैसी होनी चाहिए, हो सके तो स्मूथ सरफेस का यूज करें। ठीक है,
तो ये चीज़ें जो हैं आप खुद भी लिख सकते हैं कि उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हमने अर्थिंग कर ली तो इसके एडवांटेज क्या है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ अर्थिंग। कुछ तो खुद ही पता है, मैंने बता ही दिया था। इक्विपमेंट सेफ्टी, उपकरणों की सुरक्षा रहती है, स्थान की सुरक्षा रहती है, सेफ्टी। ठीक है, शॉक नहीं लगता है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को टच करने पे, शॉक लगता। और क्या होता है, लाइटनिंग सर्ज की प्रॉब्लम समाप्त, लाइटनिंग लाइटनिंग सर्ज से सेफ्टी, यानी आकाशीय बिजली से सेफ्टी। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमें मिलती हैं। ठीक है, अलग अलग तार है। ठीक है, बैलेंस की अनबैलेंसिंग की कंडीशन नहीं आती है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं। अनबैलेंस अनबैलेंसिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है थ्री फेज सप्लाई में। प्रॉब्लम में थ्री फेज सप्लाई, थ्री फेज सिस्टम जो होते हैं उसमें अनबैलेंसिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है अगर हम अर्थिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। अगर अब आपसे पूछे, अब इसी में आपसे ये भी पूछ ले कि डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये कहे, या फिर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हम ऐसा क्या करें कि अर्थिंग मतलब इस तरीके से भी पूछ सकता है कि एडवांटेज क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो यही लिख सकते हैं कि शॉक नहीं लग सकता है या लाइटनिंग, तो बात एक ही होती है, लाभ और विशेष। नेक्स्ट होता है अर्थिंग से क्या क्या हानियां हो सकती हैं। अब भाई इतनी सेफ्टी बताने के बाद हानियां भी हैं, है ना। इतनी सेफ्टी बताई मैंने, उसके बाद भी हानियां हैं। तो हानियां बेटा कैसे हैं वो भी समझो। इसको करने की हानियां नहीं है, इसमें जब दिक्कत आती तब जो हानियां होती हैं, यहाँ बात बेटा उसकी हो रही। ठीक है, अगर हम अर्थिंग करते हैं तो क्या हो सकता है। अगर देखिए आपका अर्थ वायर है, अर्थ वायर टूट गया, और टूटने के बाद क्या है, वो अर्थ से यानी भूमि से टच हो गया, अर्थ से क्या हो गया, टच। तो इस स्थिति में बेटा आपको शॉक लगेगा इलेक्ट्रिक, और ऐसा लगेगा कि बस हो गया काम, ऐसा लगेगा कि बस हो गया काम, दोबारा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक बात याद रखना, क्योंकि अर्थिंग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि छोटे मोटे जहां हमें नीड नहीं होगी वहां अर्थिंग नहीं करेंगे, सबकी थोड़ी करते हैं। जब बहुत ज्यादा नीड है, देखो अगर बाहर आपके घर का वायर तो टूट के गिरेगा नहीं, ऑब्वियसली ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, इन्हीं में से कुछ टूट के गिरेगा। तो उसमें उस समय वोल्टेज इतनी हाई होती है ना, वो जब वो गिरेगा ना, मान लीजिए आप, ये रोड है और यहाँ वायर गिरा, और आप इतनी दूरी पे थे, इतनी दूरी समझ लो आप हैं 2-3 मीटर की दूरी पे। तो ये सर्ज बेटा जब जी जमीन का एरिया कवर करता है ना, उसमें जो भी आता है वो गया। दो टाइप के पोटेंशियल होते हैं, एक होता है टच, एक होता है स्टेप। ठीक है, एक होता है स्टेप, एक होता है टच। टच पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ये चीज एक बार समझ लीजिए, आपके में है नहीं लेकिन आपको फिर भी पता होनी चाहिए। देखो, एक होता है टच पोटेंशियल, टच, और दूसरा होता है बेटा आपका स्टेप पोटेंशियल।
देखिए दोनों में अंतर क्या है। देखिए अगर हम टच पोटेंशियल की बात करें तो टच पोटेंशियल क्या है कि जब हम जैसे हम इस ये वायर गिरा और इसके टच में आ गए, ठीक है, ये हमारा वायर गिरा था, इसके टच में आ गए और हमें शॉक लगा, तो ये टच पोटेंशियल होता है। लेकिन ये वायर क्या है, भूमि पे गिरा है, भूमि पे, हम इसके टच में नहीं गए, लेकिन इसका सर्ज हर जगह फैल गया और फिर हम उसके प्रभाव क्षेत्र में आए, ठीक है। एक तो हमने टच कर लिया, टच गया है तो भैया हमारी गलती है, हमने उसको टच किया तो हम तो ऊपर पहुंचेंगे ही। एक क्या होता है, हम टच नहीं करते लेकिन उसका सर्ज इतना तेज होता है वायर पे कि वो एक एरिया को कवर कर लेता है, अपना एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेता है। मैंने कहा था ना, एक करंट सप्लाई देते हैं, करंट आती है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, सब चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो ये क्या है कि जब स्टेप पोटेंशियल की बारी आती है तो इसका मतलब ये है कि हम वहां टच नहीं किया, हमने उसे वायर को टच नहीं किया, लेकिन वो जो सर्ज हमारी अर्थ पे फैला और उसके टच में हम क्या है बेटा आ गए और हमें करंट लग गया, इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग गया, और इतना तेज लगता है हॉस्पिटल ही जाएगा इंसान। अब इससे बचने का एक तरीका है, अगर आपको, ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि अगर आपके अर्थ पे ऐसा कुछ हो गया है तो आप क्या है, अपने दोनों पैरों को एक साथ रखें और उसके बाद उस सर्ज को पार कर लें। इससे क्या होगा, जैसे मान ली आपका वोल्टेज यहाँ पर भी, पहले पैर पे 4 वोल्ट, दूसरे पैर पे 4 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4 - 4 = 0, आप बच जाएंगे, तब आपको कुछ नहीं होगा। दोनों पैर को बिल्कुल एक बराबर लेवल में ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ना है, ठीक है, तो आपको करंट लगेगा, ठीक है। तो ये एक स्थिति होती है, क्योंकि देखो जीवन में विपरीत स्थितियां कभी भी आ जाती है, ठीक। तो ये तरीका है स्टेप पोटेंशियल से बचने का, कि आप अपने दोनों पैरों को बराबर प्लेस पे रखें ताकि आपके विभव का अंतर 0 हो जाए और आप उस समय करंट से बच जाए, ठीक है। वरना कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उस समय तो लगेगा, फिर तो आपको वहां पर ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वह तभी जा सकते अप्लाई अप्लाई बंद करके, ठीक है। तो ये था टच पोटेंशियल या हमारा अर्थ पोटेंशियल, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक की ओर फिर से चलते हैं कि एक जगह साइड से लिख लीजिएगा कि अर्थ पोटेंशियल और टच पोटेंशियल। चलो, तो पहला हमने पढ़ा कि हमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग सकता है अगर हमारा अर्थ वायर जो है टूट गया है, ठीक है, उस स्थिति में अर्थिंग से नुकसान। इसके अलावा हम अर्थ वायर को एज ए न्यूट्रल वायर प्रयोग नहीं करते कभी। क्या आप समझो, अर्थ वायर एज ए न्यूट्रल वायर यूज किया जा सके, ऐसा नहीं है, आपको खुद ही इंतजाम करना पड़ेगा न्यूट्रल वायर, तो यूज कर मत लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर हमारा अर्थ वायर टूट जाने पर 3 फेज वोल्टा प्रणाली को अनबैलेंस कर दिया जाए, जिस कारण फेज वोल्टा में ज्यादा स्थिति उत्पन्न होगी, उपकरण के लिए हानिकारक हो सकता है। अब मान लीजिए आपका 3 फेज सिस्टम है, सप्लाई सिस्टम है, और उसमें एक अर्थ वायर टूट गया है। जब टूट गया तो अनबैलेंस की कंडीशन आएगी, अनबैलेंस की कंडीशन आएगी, और जब अनबैलेंस की कंडीशन आएगी आपकी इक्विपमेंट डैमेज होने वाली है, ठीक है। तो ये बात सच है कि अर्थिंग हमें सेफ्टी देती है, लेकिन उस अर्थिंग में ही कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, अर्थ वायर्स टूट जाए, ठीक है, या आपस में मिल जाए, कुछ भी हो, तो उस स्थिति में ये आपके सिस्टम को डैमेज करेगी, क्योंकि जिसकी सेफ्टी के लिए बनाया गया है उसी को ही परेशान करता है, तो जे भी यही करेगी, ठीक है। तो इसका काम भी यही है। आई होप आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। अब नेक्स्ट आता है बेटा अर्थिंग मेथड। अर्थिंग मेथड, अर्थिंग मेथड की बात करें बेटा, अर्थिंग मेथड, अर्थिंग मेथड्स की बात करें तो बेटा ये आपके कई टाइप के होते हैं। एक होता है बायर और स्ट्रिप, कोई बायर या स्ट्रिप ले जाए अर्थिंग, बायर और स्ट्रिप।
रॉड अर्थिंग, कोई रॉड ले लें आयरन की, पीआई की, कॉपर की, उसे भूमि में गाड़ दें हैमर हैमर की साइड। कॉइल अर्थिंग, कॉइल अर्थिंग। पाइप अर्थिंग, लास्ट है आपकी प्लेट अर्थिंग। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की अर्थिंग है जिनको आपको पढ़ना है। ठीक है, वायर अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, कॉइल अर्थिंग, पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग। और इसमें इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम आपकी पाइप और प्लेट अर्थिंग। कॉइल तो नहीं आती है, पाइप और प्लेट में से एक आ जाती है। पाइप बहुत बार आ चुकी है, लेकिन इनमें कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल है। दोनों ही अर्थिंग के डायग्राम तैयार कर लीजिएगा। ये ड्राइंग बेस से बता रही हूँ मैं कि ड्राइंग में आपको क्या बनाना को आता है। अर्थिंग का टॉपिक कभी नहीं छूटा है। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। जो मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिपीट कीजिएगा, इन चीज़ों को याद कीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ ऐसा आया नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, आई होप अगर आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो ईडी बहुत सरल है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत घबराते हैं बच्चे, लेकिन बहुत अच्छा सब्जेक्ट। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।